माँ मुझे विदा दे दो, मैं जल्द ही लौटूंगा। पूरे भारत के लोग मुझे देखेंगे और मैं हंसते हंसते फांसी पर झूल जाऊंगा। भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराने के लिए न जाने कितने वीर सपूतों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ऐसे ही वीर सपूतों में वीर खुदीराम बोस की भी गिनती होती है। खुदीराम बोस केवल 18 वर्ष की उम्र में देश के लिए फांसी के फंदे पर झूल गए थे। कैसे उन्होंने देश के लाखों युवाओं के भीतर क्रांति लाने का काम किया और क्यों उन्हें अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुना दी, इसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर सन 1869 के दिन बंगाल के हबीबपुर गांव में हुआ था। खुदीराम के बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था, जिसके बाद बड़ी बहन ने उनकी देखभाल की। खुदीराम बोस बचपन से ही अंग्रेजों का विरोध किया करते थे। वे बस भारत को पराधीनता की जंजीरों से आजाद कराना चाहते थे। उन्होंने 9वीं कक्षा तक ही पढ़ाई की और फिर पढ़ाई छोड़कर अनुशीलन समिति के साथ जुड़ गए। यह समिति भारत की आजादी के लिए काम किया करती थी। खुदीराम बोस ने अनुशीलन समिति के साथ जुड़कर ट्रेनिंग ली। उन्होंने हथियार चलाने से लेकर बम बनाने तक की विधियां सीखी। अनुशीलन समिति ने कलकत्ता के मजिस्ट्रेट को मारने की योजना बनाई। ये बात किसी तरह किंग्सफोर्ड तक पहुंच गई। असल में अनुशीलन समिति ने एक किताब में बम रखकर किंग्सफोर्ड तक पहुंचाई। किताब इस तरह से बनाई गई थी कि उसे खोलते ही बम फट जाएगा, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि किंग्सफोर्ड ने यह किताब खोली ही नहीं। बाद में अन्य किसी शख्स ने यह किताब खोली। इसके बाद ब्रिटिशर्स सतर्क हो गए और मजिस्ट्रेट का तबादला बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में कर दिया गया। 6 दिसंबर 1907 को खुदीराम बोस ने नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन पर बंगाल के गवर्नर की हत्या करने के लिए ट्रेन पर हमला किया, लेकिन गवर्नर बच गया। 1908 में उन्होंने 2 अंग्रेजी अधिकारियों पर भी बम फेंका, लेकिन दोनों ही बच निकले। अब तक खुदीराम बोस को बम बनाने में महारत हासिल हो गई। किंग्सफोर्ड के मुजफ्फरपुर जिले में तबादले के बाद अनुशीलन समिति ने यह तय किया कि बिहार में ही किंग्सफोर्ड की हत्या करेंगे। इस काम के लिए 2 लोग चुने गए, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी। दोनों ही बम बनाने में एक्सपर्ट्स थे और अच्छे दोस्त हुआ करते थे। नौजवानों के कंधों पर समिति ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। 18-19 साल के दोनों नौजवान बिहार से ट्रेन में बैठकर अप्रैल 1907 में मुजफ्फरपुर तक पहुंच गए। कुछ दिन तक वे डगलस किंग्सफोर्ड की दिनचर्या का पता लगाते रहे और रेकी करते रहे। किंग्सफोर्ड कब बाहर निकलता था घर से, कहां जाता था और क्या करता था, कुछ दिनों में ही इसकी पूरी जानकारी खुदीराम और प्रफुल्ल ने इकट्ठा कर ली। अब तो बस उन्हें एक मौके का इंतजार था। 30 अप्रैल की शाम का समय होता है। किंग्सफोर्ड के घर के बाहर कुछ बग्गियां खड़ी होती हैं और लोगों का जमावड़ा होता है। आसपास अच्छी सुरक्षा भी होती है। खुदीराम और प्रफुल्ल को यकीन था कि कुछ ही देर में किंग्सफोर्ड बाहर आकर बग्गी में बैठेगा। इसी दौरान एक पुलिस वाले की नजर दोनों पर पड़ती है और उन्हें दूर ही रहने को कहा जाता है। पुलिस इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती, क्योंकि उन्हें लगता है कि 18 साल के बच्चे आखिर क्या ही कर लेंगे। कुछ ही देर में किंग्सफोर्ड के घर से कुछ लोग बाहर निकलते हैं और 2 लोग सबसे आगे वाली बग्गी में जाकर बैठ जाते हैं। हो सकता है रात के अंधेरे में चेहरों की पहचान ना हो पाई हो, और तभी खुदीराम बोस सबसे आगे वाली बग्गी पर बम फेंक देते हैं। जोरदार धमाका होता है। पुलिस दोनों को ढूंढने लगती है। चारों ओर ये खबर फैल जाती है कि 2 नौजवान भारतीयों ने अंग्रेजों पर बम फेंक दिया है। इस हमले में किंग्सफोर्ड की मौत नहीं होती, क्योंकि वह तो उस बग्गी में बैठा ही नहीं होता। असल में प्रिंगल कैनेडी नाम के बैरिस्टर की पत्नी और बेटी उस बग्गी में बैठे हुए होते हैं, जिस पर खुदीराम ने बम फेंका होता है। माँ और बेटी की हमले में ही मौत हो जाती है। वहीं दूसरी ओर खुदीराम और प्रफुल्ल पूरी रात भागते रहते हैं और वैनी रेलवे स्टेशन तक पहुंचते हैं। यहाँ से दोनों अपनी राहें अलग कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे साथ रहेंगे तो पकड़े जाएंगे। दोनों गले मिलकर एक दूसरे से विदाई लेते हैं और वादा करते हैं कि अगर जिंदा रहे तो हावड़ा में मिले। किंग्सफोर्ड के घर के बाहर बम फेंकने के बाद जब वो दोनों भागते हैं तो उनके जूते और चादर वहीं छूट जाते हैं, जो कि पुलिस के लिए एक बड़ा सुराग होता है। चारों तरफ अलर्ट जारी होता है। बता दें कि ब्रिटिशर्स ने खुदीराम और प्रफुल्ल की पहचान बताने पर 5000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया था, जो उस समय के हिसाब से अपने आप में एक बड़ी रकम थी। अगले दिन सुबह खुदीराम रेलवे स्टेशन पर बैठे होते हैं। पास में कुछ लोग बीती रात की चर्चा कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हमले में बैरिस्टर की पत्नी और बेटी की मौत हो गई। यह सुनते ही खुदीराम को आघात लगता है और उनके मुंह से अनायास ही निकल पड़ता है कि क्या किंग्सफोर्ड बच गया। वहां कुछ पुलिस वाले भी होते हैं जिन्हें खुदीराम पर शक होता है। तलाशी में खुदीराम के पास से एक रिवॉल्वर निकलती है।
जिससे पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है। इसी के बाद खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल ले जाया गया। जेल में खुदीराम को वारदात वाली जगह से मिले जूते पहनाए जाते हैं जो उनके पैर में फिट बैठते हैं। इसके बाद उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाया जाता है। वहीं दूसरी ओर प्रफुल्ल कुमार चाकी समस्तीपुर जाने वाली ट्रेन में बैठ जाते हैं। उन्होंने नए जूते खरीद भी लिए होते हैं। ट्रेन में नंदनलाल बनारसी नाम का एक सब इंस्पेक्टर भी सफर कर रहा होता है। एक बंगाली जिसने पुराने कपड़े पहने होते हैं, उसके पैर में बिल्कुल नए जूते देखकर उसे शक हो जाता है। वह प्रफुल्ल से बातचीत करने लगता है और प्रफुल्ल पहले तो पुलिस वाले को इग्नोर करने लगते हैं, लेकिन बाद में वे बताते हैं कि वे अंग्रेजों के खिलाफ हैं। नंदनलाल बनारसी अगले स्टेशन पर प्रफुल्ल को गिरफ्तार करने का एक प्लान बना रहा होता है, लेकिन गिरफ्तारी से पहले ही प्रफुल्ल कुमार अपनी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार देते हैं। खुदीराम को वैन में बिठाकर पुलिस स्टेशन लाया जाता है और वैन से उतरते ही वह वंदे मातरम चिल्लाने लगते हैं। 18 साल के लड़के के चेहरे पर गिरफ्तारी का बिल्कुल भी खौफ नहीं था। उन्हें पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है, लेकिन चेहरे पर एक शिकन तक नजर नहीं आती। 8 जून 1907 को खुदीराम के केस की सुनवाई शुरू होती है और 2 लोगों की हत्या के जुर्म सहित कई मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज किए जाते हैं। 13 जून को खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुना दी जाती है। हर कोई हैरान था कि एक 18 साल के लड़के को फांसी की सजा कैसे दी जा सकती है। जज से लेकर गवर्नर और वाइसरॉय तक सभी के पास ढेरों पत्र आए कि खुदीराम को फांसी पर न चढ़ाया जाए, उनकी सजा माफ कर दी जाए, लेकिन ब्रिटिशर्स ने जनता की एक नहीं सुनी। जज ने फांसी की सजा सुनाने के बाद खुदीराम से पूछा कि क्या तुम्हें फैसला समझ में आया? खुदीराम ने कहा, हाँ, मैं समझ गया। इसके बाद बोस ने कहा कि मुझे कुछ कहना है, अगर आप चाहे तो मैं आपको बम बनाने की विधि बता सकता हूँ। जज ने कहा कि इसके लिए मेरे पास समय नहीं है। असल में खुदीराम बम बनाने की विधि इसलिए बताना चाहते थे जिससे पत्रकार उस विधि के बारे में अखबारों में लिख सके और देश के युवाओं तक बम बनाने की विधि पहुंच सके। वे देश के कोने कोने में क्रांतिकारी पैदा करना चाहते थे। 11 अगस्त 1908 का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला था। करीब 6 बजे खुदीराम को फांसी के फंदे तक लाया गया। उनके हाथ में गीता होती है और वे खुशी खुशी फांसी के फंदे पर झूल जाते हैं। मात्र 18 साल की उम्र में उन्होंने भारत माता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। फांसी के समय उन्होंने कुछ पंक्तियां बोली थी। मेरी बंगाली माफ कीजिएगा, मगर उनके सम्मान में यह पंक्तियां दोहराना चाहूंगा। एक बार विदाई दे माँ घूरे आसी, हंसी हंसी पोर वो फांसी देखते भारतवासी। इसका मतलब, माँ मुझे विदा दे दो, मैं जल्द ही लौटूंगा। पूरे भारत के लोग मुझे देखेंगे और मैं हंसते हंसते फांसी पर झूल जाऊंगा। दोस्तों, स्वतंत्रता की लड़ाई में लड़े कितने ही फ्रीडम फाइटर्स आज लोगों के लिए अनजान हैं। खुदीराम बोस पर मेरा ये वीडियो सिर्फ एक पहल थी उन सबको पहचानने की। आगे चलकर मैं ऐसे और लोगों पर वीडियोस बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें। कमेंट्स में आप मुझे लिखकर बता सकते हैं कि अगला वीडियो आप कौन से हिस्टोरिकल टॉपिक पर देखना चाहेंगे, और अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।